नमस्कार, स्वागत है आपका खबरों का पंचनामा में। मैं हूं आपके साथ वक्ता। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिस पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार जी। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। कल ईडी दफ्तर को सील करने के बाद आज खुला यंग इंडिया दफ्तर का ताला। ईडी ने कांग्रेस सांसद मल्लिकार्जुन खड़गे को समन भेज किया तलब। दस्तावेजों के साथ खड़गे से हुई पूछताछ। पात्रा चौल घोटाले में संजय राउत को बड़ा झटका। 8 अगस्त तक ईडी हिरासत में। राउत की पत्नी वर्षा राउत को भी भेजा गया समन। पश्चिम बंगाल के शिक्षक भर्ती घोटाले में ईडी ने जब्त की अर्पिता मुखर्जी की 31 एलआईसी पॉलिसी। पूर्व मंत्री पा चटर्जी को बनाया है नॉमिनी। 5 अगस्त तक ईडी कस्टडी में। ईडी को मिले अधिकारों पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले से विपक्ष को ऐतराज। कहा, सुप्रीम कोर्ट की मोहर से केंद्र की बढ़ी ताकत। उठाए कई सवाल, जारी किया बयान। शिवसेना पर किसका हक? सुप्रीम कोर्ट ने इस पर फैसला लेने से चुनाव आयोग को रोका। संवैधानिक पीठ को सौंपा जा सकता है मामला। अगली सुनवाई 8 अगस्त। आज की सबसे पहली खबर में बात नेशनल हेराल्ड मामले में चल रही ईडी की कार्रवाई पर। आज फिर ईडी ने नेशनल हेराल्ड हाउस में तलाशी अभियान चलाया। ईडी ने कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे की मौजूदगी में हेराल्ड हाउस में सर्च ऑपरेशन किया। ईडी ने कल ही हेराल्ड हाउस में बने यंग इंडियन के दफ्तर को सील किया था, जिसे आज खोला गया और खड़गे से दस्तावेज दिखाकर पूछताछ की गई। लेकिन विपक्ष ने इसे संसद का मुद्दा बना दिया और खड़गे को समन भेजने पर सवाल उठाए हैं। राहुल गांधी भी कह रहे हैं कि उन्हें मोदी से डर नहीं लगता। डॉक्टर साहब, समन देने पर और पूछताछ पर इतना बवाल क्यों, और ईडी ने क्यों समन भेजा? डर तो लगता है जी, बहुत डर लगता है। अगर डर नहीं होता तो खड़गे साहब भागते भागते, जबकि सेशन चल रहा हो, उन्हें आईटीओ हेराल्ड हाउस पर नहीं पहुंचना पड़ता। कल ही अगर वो चले गए होते तो इतना तमाशा नहीं होता। ईडी को दरवाजे बंद नहीं करने होते, सील नहीं किया गया होता। कल हुआ क्या था? कल 16 घंटे से ज़्यादा वहाँ पे छानबीन चली दस्तावेज़ों की। और ये तो नॉर्मल सी प्रक्रिया है कि जहाँ जिस कंपनी के ऊपर जांच चल रही है, ईडी या कोई दूसरी एजेंसी तो वहाँ जाएगी, पूछताछ करेगी। डर ऐसा कि सारे भाग गए, वहाँ कोई था ही नहीं। ईडी अकेले कागजों को जांचती पर परखती रही। अब कल ही खड़गे साहब को फोन करके बुलाया गया था कि भाई यंग इंडिया के आदमी हैं आप, आपसे पहले भी ईडी पूछताछ कर चुकी है, पवन बंसल से भी और इनसे भी, तो आप आए बताएं भाई क्या है नहीं है। तो कल वो गई नहीं, उनको इस बात का डर था कि कहीं गिरफ्तार ना कर ले। तो आज फिर से समन भी, तो उन्हें किसी ने सही सलाह दी कि जाइए और एक्सप्लेन कीजिए। और जब तक हम लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं, पूछताछ जारी है। मतलब घंटों की पूछताछ चल रही है। वो इसलिए चल रही है क्योंकि यंग इंडिया में ही तो हवाला पैसे आए। यंग इंडिया के जरिए ही तो 90 करोड़ का जो माफ़ी हुआ, वो उस वजह से हुआ। तो जहाँ ईडी अपना काम कर रही है, वहाँ राहुल गांधी नाखून कटा करके खुद को शहीद घोषित करने में लगे हुए हैं कि हमें डर नहीं लगता, हमें वो नहीं लगता। अरे भाई, डर नहीं लगता? आप भ्रष्टाचार करके बेल पे आप बाहर हैं। आप ये कहेंगे कि भाई हर भ्रष्टाचार के काम को आप पॉलिटिसाइज कर देंगे, तो जनता सब कुछ देख रही है और समझ रही है। जी डॉक्टर साहब, ईडी की कार्रवाई से पूरा का पूरा विपक्ष सदमे में है। खड़गे से पूछताछ के लिए तलब करना कांग्रेस को रास नहीं आया, लेकिन ईडी अपनी कार्रवाई में मस्त है। संजय राउत को आज कोर्ट में पेश किया गया। ईडी ने राउत के पैसे के लेन देन के बारे में बताया, जिसके बाद कोर्ट ने संजय राउत को 8 अगस्त तक ईडी की हिरासत में भेज दिया। साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा कि काले धन के सच का पता होना चाहिए। ईडी ने राउत की पत्नी को भी समन कर कल पूछताछ के लिए बुलाया है। संजय राउत ने कमरे में खिड़की न होने की शिकायत भी की है, लेकिन ईडी ने जवाब में कमरे में एसी होने की बात कही, जिस पर कोर्ट ने उचित वेंटिलेशन देने को कहा है। डॉक्टर साहब, ईडी का अगला एक्शन हो क्या सकता है? देखिए, ईडी का अगला एक्शन क्या होगा? गिरफ्तारी, दूसरा तो कुछ है नहीं, जेल जाएंगे ये। रीजन,
आज कोर्ट ने कहा कि ईडी ने इस केस में जिस तरह से तहकीकात की है वो काबिल तारीफ है। अब तक तो ये मालूम चल रहा था कि 1 करोड़ 8 लाख रुपए संजय राउत को प्रवीण राउत के जरिए आए। आज कोर्ट में जो कस्टडी लेने के लिए जो दस्तावेज दिए जाते हैं कि किन वजहों से उन्हें और कस्टडी चाहिए संजय राउत की, तो उसमें ईडी ने एक और खुलासा किया जिसमें मालूम चल रहा है कि एक और पेमेंट जिसको कहते हैं मनी ट्रेल, जिसका ईडी ने पता लगाया है, उसके मुताबिक 1 करोड़ 17 लाख रुपए और पैसे आए हैं। तीसरी बात कि 2 लाख रुपए हर महीने ये प्रवीण राउत जो संजय राउत का मित्र है, फ्रंटमैन की तरह काम कर रहा था, वो लगातार दे रहा था। साथ ही साथ जो फॉरेन ट्रिप्स परिवार के साथ जो विदेश में हॉलीडेज मनाने के लिए संजय राउत जाते थे, उसका भी खर्च इसी पाप के पैसे से आता था। अब ईडी ने कहा कोर्ट से कि हमने कई सारे लोगों को तलब किया है पूछताछ करने के लिए और इसमें 5-6 दिन का टाइम और लगेगा। और यह भी मालूम चला कि जो पूछताछ होने वाली लिस्ट में संजय राउत की पत्नी का भी उसमें नाम है। कल उन्हें ईडी के दफ्तर में आना होगा पूछताछ के लिए। तो आप देखिए, कहाँ ये चिल्ला रहे थे कि फेक केस है, हमने कुछ नहीं किया, मोदी सरकार बदले की कार्रवाई कर रही है, जज साहब कर रहे हैं, बहुत अच्छा हो रहा है। अब इसमें एक और नई बात, जो हिंदुस्तान में एक नई बीमारी है नेताओं को, कि जब तक ये बाहर रहते हैं तब तक ये बड़े स्वस्थ रहते हैं, सारी पार्टीज और सारा कुछ है। देखिए पार्थ चटर्जी को, और जैसे ही ये ईडी के शिकंजे में फंसते हैं, इनकी तबीयत खराब होने लगती है। उन्होंने कह दिया कि मैं तो हार्ट का पेशेंट हूँ। संजय राउत ने कहा मुझे बड़ा सफोकेशन हो रहा है और जिस कमरे में मुझे रखा गया है उसमें तो वेंटिलेशन भी नहीं है, बड़ी गर्मी है। ईडी ने कहा कि ये झूठ बोल रहे हैं, जहाँ इनको रखा गया सेंट्रलाइज्ड एसी है और एसी के कमरे में खिड़की नहीं खुलती, ये बात तो समझ में आनी चाहिए। और अगर इनको ऐसा ही लग रहा है कि भाई खिड़की वाला कमरा चाहिए, तो वैसे कमरे की हम व्यवस्था कर देंगे, जहाँ पंखा होगा, खिड़की होगा, एसी नहीं होगा। फिर ये क्या करेंगे? शर्म आनी चाहिए ऐसे नेताओं को, जिसने 650 परिवार के सिर से छत छीन ली, लूट लिया गरीबों को। अभी इनको एसी और वेंटिलेशन चाहिए ईडी की पूछताछ में। तो ये लंबा केस चलेगा और ये लग रहा है जजेस के बातचीत से, उनके बयान से, कि ये लंबे नपने वाले हैं। जी बिल्कुल, ईडी की रडार पर इस वक्त बड़ी बड़ी पार्टी के नेता और मंत्री हैं। पार्थ चटर्जी का नंबर अब तक अव्वल दर्जे का है। ईडी हर रोज नए नए खुलासे कर रही है। अब ईडी के हाथ अर्पिता की 31 जीवन बीमा पॉलिसी लगी हैं और सबसे बड़ी और चौंकाने वाली बात यह कि सारी पॉलिसीज में नॉमिनी के तौर पर पार्थ का नाम था, जो ईडी ने कोर्ट को बताया और उसके बाद मंत्री जी और उनकी दोस्त को 5 अगस्त तक के लिए ईडी कस्टडी में भेज दिया गया। डॉक्टर साहब, ईडी को 31 पॉलिसी मिली हैं, क्या कुछ होगा इन पॉलिसीज में? ये तो अजीब व गरीब कहानी है। नॉमिनीज में लोग अपने पत्नी का नाम देते हैं, संतान का नाम देते हैं, बेटा बेटी, पिता का नाम देते हैं, भाई का भी नाम दे सकते हैं। ये तो अर्पिता का नाम हर जगह चमक रहा है। एक और जानकारी दे दूं कि अभी जो छापेमारी हुई है, 18 और प्रॉपर्टीज़ के नाम आए हैं और ये 18 प्रॉपर्टीज़ ऐसे हैं जिनमें जॉइंट ओनरशिप है। जी, मतलब आप समझिए क्या खेल चल रहा था। अर्पिता कह रही है कि उनके घर में जो नोटों का बंडल मिला है, पहाड़ मिला है, मुझे नहीं मालूम वो किसका है, लेकिन सारे फिनेंशियल डिसीजन में दोनों सहयोगी हैं। तो मतलब ये भटकाने लटकाने की कोशिश हो रही है और ईडी एक के बाद एक नए नए जगहों पे तलाशी ले रही है। एक फार्म हाउस में जो तलाशी ली गई, अब पता नहीं ईडी की तरफ से कुछ खुलासा हुआ नहीं है, लेकिन पाया ये गया कि उस फार्म हाउस में कहीं पे ज़मीन पे वो मिट्टी जो है वो खुदी हुई मिली, वो झपा हुआ मिला। अब ईडी इस फिराक में है कि कहीं अंदर
नोटों का बंडल तो नहीं है, इसलिए अब खुदाई हो रही है। अच्छा होता कि जितने भी प्रॉपर्टीज़ मिल रहे हैं वहाँ बुलडोजर चला दिया जाए, क्योंकि उसी के लायक है। ये इतना बड़ा पाप इन लोगों ने किया है कि युवाओं की एस्पिरेशंस, पढ़े लिखे लड़के जिन्हें टीचर होना चाहिए था, उसे इन लोगों ने बेरोजगार बना दिया और घूस लेकर तमाम सड़े गले लोगों को बंगाल में टीचर बना दिया। जी डॉक्टर साहब, ईडी के ताबड़तोड़ एक्शन से कई नेता फंस रहे हैं, इसीलिए ईडी को पावरफुल बनाने वाले सुप्रीम कोर्ट के फैसले से विपक्ष को ऐतराज है, जिसमें कांग्रेस सबसे आगे है। हो भी क्यों ना, घोटाला भी सबसे बड़ा किया है। विपक्ष का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र की ताकत को बढ़ा दिया है, जिस पर कई तरह के सवाल उठाते हुए जयराम रमेश ने ट्वीट किया और 17 विपक्षी दलों ने इसके खिलाफ एक साझा बयान भी जारी किया। साझा बयान पर कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, डीएमके और शिवसेना सहित 17 दलों के नेताओं ने हस्ताक्षर किए हैं। इन दलों के साथ निर्दलीय राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने भी हस्ताक्षर किए और सरकार पर बदले की भावना से कार्रवाई की मांग की है। डॉक्टर साहब, विपक्ष को ईडी के पावरफुल होने से इतनी बड़ी परेशानी क्या हो रही है? वो कहते हैं ना, चोर चोर मोसेरे भाई, सारे चोर इकट्ठा हो गए, एक साथ चले गए कोर्ट के वर्डिक्ट के ऊपर अपना बयान देने। ये कहेंगे कि भाई इंस्टीट्यूशन जो खतरे में है, मोदी सरकार का फासिज्म चल रहा है देश के अंदर में, संविधान को बचाना है, रूल ऑफ लॉ को बचाना है, यहाँ मनमानी चल रहा है, वेंडेटा पॉलिटिक्स चल रहा है। क्या कहा आपने चिट्ठी में? चिट्ठी में आपने, अभी सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया, ये लोग 242 लोग चले गए थे सुप्रीम कोर्ट, ये ईडी के पावर को कट किया जाए। ये ईडी कहीं भी घुस जाती है, नोटों का बंडल पकड़ लेती है, दस्तावेज छीन लेती है, गिरफ्तार कर लेती है। ये अत्याचार हो रहा है, ये फंडामेंटल राइट के खिलाफ सारा कुछ हो रहा है। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा बिल्कुल सही हो रहा है। अब सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला आ गया तो इनका मुंह काला हो गया। ये तमाम भ्रष्टाचारी ये चाहते हैं कि हमें भ्रष्टाचार करने की, घोटाला करने की आज़ादी दी जाए। और जब सुप्रीम कोर्ट में फैसला उनके विपरीत आया तो अब इन्होंने 17 लोगों ने चिट्ठी लिखी है। चिट्ठी में क्या है? वो कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है ये संविधान के मुताबिक नहीं है। सारा ज्ञान इन्हीं लोगों को है, सारा ज्ञान इन्हीं लोगों को है। और ये कह रहे हैं कि ये बड़ा ही डेंजरस वर्डिक्ट है, सुप्रीम कोर्ट की अवमानना भी नहीं है? और उसमें सिग्नेटरीज कौन कौन है? वैसे पापियों की लिस्ट तो बड़ी लंबी है देश के अंदर में, लेकिन एक नाम चौंकाने वाला है। ये मैं बार बार कहता हूँ, ये दिल्ली में जो सीएम है ये हिंदुस्तान की राजनीति का नटवरलाल है। ये लोकपाल के मुद्दे पे राजनीति इसने शुरू की थी कि किसी भी भ्रष्टाचारी को छोड़ा नहीं जाए, लोकपाल बिल के तहत उसके अधीन प्रधानमंत्री भी रहे। यही कह रहा था ना ये जब आंदोलन कर रहा था। आज इसने साइन की है कि भाई ईडी को छीन लो, ईडी से पावर छीन लो। क्यों? क्योंकि इसका कट्टर ईमानदार मंत्री वो हाईकोर्ट की नज़र में एक प्राइम अक्यूज्ड बन गया है, जेल के अंदर है जहां उसकी यादाश्त चली गई है। और इस ईमानदार, कट्टर ईमानदार केजरीवाल के पास इतनी हिम्मत भी नहीं है कि अपने इस भ्रष्ट मंत्री को अपने कैबिनेट से बर्खास्त कर सके। जी डॉक्टर साहब, ईडी ने पूरे देश में तहलका मचा रखा है, सबकी सांसें ऊपर नीचे हैं। ऐसे में उद्धव ठाकरे भी इसी नाव में सवार हैं। ईडी ने उनके चहेते को गिरफ्त में ले लिया है और शिंदे उद्धव ठाकरे की शिवसेना को अपने नाम करने वाले हैं, जिसकी लड़ाई सुप्रीम कोर्ट में चल रही है। कोर्ट ने चुनाव आयोग में दाखिल शिवसेना पर दावे के मामले पर फैसला सुनाने पर रोक लगा दी है और मामले को पीठ को भेजा जा सकता है। इस मामले पर 8 अगस्त को फिर सुनवाई होगी। डॉक्टर साहब, देरी की वजह क्या है? क्यों कोर्ट ने चुनाव आयोग को फैसला लेने से मना किया? देखिए, इलेक्शन कमीशन ने साफ साफ कहा कि अब इलेक्शन होने वाले हैं, वहां पे हमें तो तय करना पड़ेगा, हमें तो इस पे फैसला लेना पड़ेगा। जी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि थोड़ा सा इंतजार कर लो, हम इस मसले को डील कर रहे हैं, सुनवाई हम करेंगे, सुनते ही जैसे ही इस पे फैसला होगा उसके बाद आप तय कर लेना कि किसको दिया जाए, किसको ना दिया जाए। बहुत सारे पेच इसमें फंसे हुए हैं। पेच ये फंसा हुआ है कि उद्धव ठाकरे, कपिल सिब्बल और मनोज सिंघवी साहब के सहारे ये लड़ाई लड़ना चाह रहे हैं कि भले ही हमारे साथ जनता ना हो,
भले ही हमारे साथ कार्यकर्ता ना हो, भले ही हमारे साथ पार्षद ना हो, भले ही हमारे साथ विधायक ना हो, भले ही हमारे साथ सांसद ना हो, भले ही हमारी पार्टी में मुझे समर्थन ना मिले, लेकिन चूंकि ये मेरी पिताजी की पार्टी है इसलिए मेरा अधिकार है। ये सिंपल लाइन में इसको समझने की ज़रूरत है। और सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा है कि इस पे एक बहुत विवेचना की आवश्यकता है। आवश्यकता इसलिए है कि ये सिर्फ शिवसेना का मसला नहीं है। देश में तमाम इस तरह की पार्टियां हैं जो पार्टी का फैसला उस हिसाब से लेते हैं जैसे वो उनके घर का मामला है। जो पारिवारिक पार्टियां हैं, जो वंशवाद है, चाहे वो मुलायम सिंह की पार्टी हो, चाहे वो लालू यादव की पार्टी हो, चाहे वो बादल साहब की पार्टी हो, चाहे वो डीएमके हो, चाहे वो तमाम इस तरह की पार्टियां जो परिवार के नाम पे चलती हैं, उन सब के लिए यक्ष प्रश्न खड़ा हो जाएगा। इसलिए सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि इस पे सोच समझकर हम फैसला लेंगे और उसके बाद इलेक्शन कमीशन ये अपने मन से तय कर दे कि ये तीर कमान शिवसेना किसकी है। जी डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद इतनी जानकारी के लिए। धन्यवाद। खबरों का पंचनामा में आज के लिए इतना ही। देश विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी में। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।